So today we are again going to discuss some concepts of मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमने इससे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रखा था और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी राइट हमने पढ़ रखा था। अब हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी पड़ेंगी और वो एग्जाम में बार बार आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली आती हैं। तो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो वी शुड नो एंड उनका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम और व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एनी ऑफ दीज। तो इस तरह के क्वेश्चन करने में अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको कभी इस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होगा राइट। सबसे पहले कंफ्यूजिंग जो टॉपिक है वो है भाई डोमेस्टिक टेरिटरी की। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऐसा मान के चलो कि आपका घर एक देश है, यू आर लिविंग इन अ कंट्री। आपका जो कमरा है, योर रूम इज अ कंट्री, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हो रही है, प्रोडक्शन आप कर रहे हो उस रूम के अंदर, उस बाउंड्री वॉल के अंदर, वो तो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही राइट। क्या इसके अलावा सवाल यह आता है, क्या इसके अलावा जब आप बाहर जाते हो किसी देश में राइट, तो क्या वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ सकता है या नहीं आता है? तो इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन राइट। यूनाइटेड नेशन ने एक डेफिनेशन दी है दैट डोमेस्टिक टेरिटरी or economic territory is the geographical territory administered by the government within which person, goods and capital circulate freely। मतलब कि जिसका एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर रही है। सपोज करो आप अपने रूम में हो और आप ही गवर्नमेंट हो, तो एक ऐसी टेरिटरी जहां का एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट कर रही है, वो आपकी टेरिटरी में आएगा, ठीक है। तो अब ये भी नहीं समझ में आया तो मोटा मोटा समझ लेते कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी वो जो, सपोज करो दिस इज इंडिया राइट, तो इंडिया के अंदर जो भी वर्क चल रहा है, प्रोडक्शन, एवरीथिंग कम्स अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक। कोई कमा रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, कमाना खाना राइट, प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है और डिस्पोजिशन हो रहा है, ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इसके अंदर चल रही है, बाउंड्री वॉल के अंदर, दैट मींस ये डोमेस्टिक टेरिटरी में। लेकिन इसके अलावा क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आ सकता है, वो एक्सेप्शंस पढ़ लो। मतलब स्कोप ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत वाइड है। वो कैसे वाइड है, लेट अस अंडरस्टैंड। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट डज द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड। स्कोप का मतलब यही है राइट। पहला कि पॉलिटिकल फ्रंटियर और ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि पॉलिटिकल फ्रंटियर या ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो है सब कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, बहुत बढ़िया। पॉलिटिकल फ्रंटियर हो गया। अब आते हैं एम्बेसीज। एम्बेसीज मतलब दूतावास और एम्बेसडर जो एम्बेसी में बैठता है, भाई हमारे स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो किसी और कंट्री में, वो एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर कहाँ बैठे थे? एम्बेसी में। तो एम्बेसी को एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं? हमारी गवर्नमेंट कर रही है। इसका मतलब विदेश में हमारी एम्बेसी जो है, जैसे कि हमारी एम्बेसी जापान में है, रशिया में है, अमेरिका में है, तो वो सब एम्बेसीज आर अंडर आर डोमेस्टिक टेरिटरी। वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। वहां पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगा। क्लियर? दूसरी बात, कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं। कॉन्सुलेट वो ऑफिस होते हैं जहां पे कंसोल्स रहते हैं। कंसोल्स मतलब देखो, एम्बेसी सिर्फ एक होता है किसी कंट्री में, बट कंसोल्स बहुत सारे हो सकते हैं जो हमारी कंट्री के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज और अच्छी बातें उनको विदेशों में जाके उनका प्रचार प्रसार करता है, उसको कह सकते हो कॉन्सुलेट्स। फिर मिलिट्री बेसिस का मतलब ये होता है कि कहीं कैंप लगाया है मिलिट्री ने, जैसे म्यांमार में हमारे बेस मिलिट्री बेस बना हुआ है, तो वो जो मिलिट्री बेस का एरिया है वहां पे जो भी एक्टिविटी हो रही है दैट विल कम अंडर डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर? ओके। एंड देन थर्ड पॉइंट, शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर हमारा शिप है, मेरा शिप है, मेरा एयरक्राफ्ट है, मतलब ज्यादा हो गया लेकिन है, तो अगर और वो किसी दो दूसरे देशों के बीच में भी चल रहा है, तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा। जो भी इनकम उस शिप की, उस एयरक्राफ्ट की हो रही है, वो किसकी डोमेस्टिक इनकम है? भाई हमारी डोमेस्टिक इनकम है, क्योंकि वी आर द ओनर ऑफ दैट एयरक्राफ्ट, दैट शिप। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स मतलब जो नाविक होते हैं, मछली पकड़ने वाले, वो, और ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, जहां से भाई गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, होता है ना सीज के, ओशंस के बीच में, तो वो सारे गैस रिग्स, शिपिंग वेसल्स, ये सब जो इक्विपमेंट बोल रहा हूँ, ये सब जो एक्टिविटीज हैं गैस एक्सट्रैक्शन की, ऑयल निकालने की, फिशिंग वेसल्स की, अगर हमारा रेजिडेंट ऑपरेट कर रहा है, मतलब हम
वी आर ऑपरेटिंग और वो हमारे इंटरनेशनल वाटर के अंदर आता है जिसमें हमारा जुरिसडिक्शन है, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो बहुत सिंपल है डोमेस्टिक टेरिटरी को समझना। आपको ये समझना है कि बाउंड्री वॉल मतलब जो बाउंड्री के अंदर है वो, प्लस एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस सिचुएटेड अब्रॉड, ships, aircraft, etc. operated by the resident in between two nations. Fishing vessels, oil, natural gases, etc. Everything will be coming under the domestic territory of India. ठीक है, इतना समझ गए। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए कि भाई एक बैंक है, सपोज SBI's ब्रांच इन यूएस, तो बताओ कि क्या इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल करेंगे? पहले बात तो देख लो कि SBI ब्रांच इन यूएस ये हमारे बाउंड्री के तो अंदर तो है नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या एक्सेप्शंस जो हमने लिखे हैं, जो स्कोप लिखा है, क्या इनमें से कहीं है नाम दिया हुआ है ब्रांच? नहीं, तो ऑब्वियसली ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इसी तरह से हम बोले कि भाई टाटा मोटर्स का एक ऑफिस है विच इज सिचुएटेड इन जापान, टाटा मोटर्स का ऑफिस, ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि देखो टाटा मोटर्स किसी कंपनी का नाम तो लिया नहीं है हमने यहाँ पर, है ना। अगर हम बोले कि इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन चाइना, सो दैट मींस वो चीज हम इसमें इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्योंकि देखो एम्बेसी शुड बी इंक्लूडेड। क्लियर है? कोई डाउट? अब समझ में आया? अगर हम बोले कि हमारे यहाँ के कुछ फिशर्स हैं जो भाई जाकर के फिशरमैन जाकर के फिशिंग करते हैं टेरिटोरियल इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर में, तो जो भी इनकी कमाई होगी वो भैया डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगी, डोमेस्टिक इनकम में ही इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? राइट, फाइन। सो देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स, अगर आप अपनी बुक में पढ़ोगे तो देयर आर फ्यू मोर एग्जांपल्स लाइक रशियन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑफ कोर्स रशिया की एम्बेसी है हमारे यहाँ पर सिचुएटेड है, तो जो रूल हमारे लिए वही उनके लिए भी है, मतलब जो रशिया की एम्बेसी है वो रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, ना कि हमारी टेरिटरी में आएगी। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। बहुत इजी है समझना, बस हमें याद रखना है कि ये बाउंड्री जो फ्रंटियर है, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, प्लस ऑल दीज थिंग्स, ये सब मिलकर बनती है डोमेस्टिक टेरिटरी। तो कुछ एग्जांपल्स करो, कुछ बुक से देखो, कुछ सैंपल पेपर से देखो, अपने आप चीज और क्लियर होगी जब आप क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जितने ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा चीजें और क्लियर होंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। अगला वीडियो है हमारा रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। सो विल जस्ट सी। तो हमने इसके पहले हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जिसमें हमने जान लिया था कि भाई एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, राइट। जिसमें हमने ये पढ़ा था कि सपोज करो कि एक एम्बेसी है, एम्बेसी हमारी एम्बेसी कहीं और सिचुएटेड है तो भी हमारी वही डोमेस्टिक टेरिटरी है। एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ा था, शिप्स एंड वेसल्स दैट आर ओन्ड बाय अस इंटरनेशनल वाटर में चल रहे हैं तब भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, प्लस जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी। उसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, देखो नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट, हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन है एक्चुअली? तो ये हम पढ़ किस लिए रहे हैं? बिकॉज जब वाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम वी हैव टू नो द फैक्टर इनकम्स दैट हैव बीन अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो यहाँ रहा हो या बाहर कहीं कुछ समय के लिए रहा हो, लेकिन अगर उसने अर्न किया है तो वो इनकम हम टोटल करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ईजी है अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। देखो होता क्या है कि कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा इधर कॉन्सेप्ट को समझोगे और एक एक चीज विद एग्जांपल ध्यान से समझोगे और खूब सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बार बार प्रैक्टिस करो, सोचो उस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन वुड नॉट बी देयर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट। सी, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, और कोई बॉडी हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, ग्रुप ऑफ पर्संस हो गया। सो नॉर्मल रेजिडेंट रिफर टू अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरीली का मतलब है कि सामान्य रूप से जो उस कंट्री में रहता है एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री। उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ, मतलब वो कमा रहा है, खर्च कर रहा है और वेल्थ भी इकट्ठा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है। तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तीन तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो वो कर रहा है वो उसी कंट्री में रह करके कर रहा है और एक साल से ज्यादा का टाइम ले रहा है,
राइट, 1 साल से ज्यादा समय के लिए रह रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हो गया। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर मोर देन 1 ईयर, राइट। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मतलब ये है कि रेजिडेंट लिव्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। अब यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग समझ चुके हैं, तो याद रखना, कनेक्ट करना। और दूसरा, रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एकोमोडेशन फ्रॉम दैट कंट्री। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, इसको याद कर लो, याद करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है भाई? अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country and his center of economic interest lies in the same country where he is living, provided he is living there for more than 1 year. Clear? Okay. Let's see some example. Example के थ्रू समझते हैं और क्लियर होगा। Indians working in the office of international organization, right? देखो, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ा था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक WHO, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड, इन मतलब इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सिचुएटेड होती हैं। हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में पढ़ा था कि वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो अपने आप में ही इंटरनेशनल टेरिटरी में आ जाएंगी, उनकी कोई डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, राइट, उनकी कोई डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक UN, WHO इन इंडिया, जो हमारे यहाँ के लोग WHO के ऑफिस में या UNO के ऑफिस में, जो कि हमारे यहाँ ही है, इंडिया में ही है, काम कर रहे हैं, इंडियंस काम कर रहे हैं, तो भाई वो इंडियंस जो काम कर रहे हैं WHO के ऑफिस में, वो लोग कहाँ के लोग हैं? इंडिया के ही लोग हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट ही ट्रीट किए जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, भले ही वो इंटरनेशनल टेरिटरी है, लेकिन हमारे इंडियंस उस इंटरनेशनल बॉडी में काम अगर कर रहे हैं तो वो इंडियंस ही हैं, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ट्रीट किए जाएंगे तब तक जब तक कि वो 1 साल से ज्यादा के पीरियड वहां पे नहीं बिताते, राइट। सेकेंड इज इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई जाता है, सपोज करो मैं हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया, तो ऐसा थोड़ी 1 साल से ज्यादा रह जाऊंगा वहां पे। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो जनरल सेंस में अगर बात करें तो सिर्फ ट्रीटमेंट करवाया फिर लौट है। ट्रीटमेंट 1 साल तक तो चलता नहीं है, ट्रीटमेंट करवाया और लौट है, तो वो मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। एंड दैट मीन्स if I am going to abroad for medical treatment, then also I am the resident of the country, my country, right? Then Indians going abroad for recreation, holidays, sports, conferences. अब मैं जा रहा हूँ, या चलो आप जा रहे हो, बहुत आप बोलोगे सर बहुत जा रहे हैं, तो आप जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मनोरंजन के लिए, राइट, और हॉलीडेज बिताने जा रहे हो, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो, कोई क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, फुटबॉल मैच आजकल फीफा वगैरह चलता रहता है, तो वो देखने जा रहे हो बाहर। लेकिन भाई 1 साल से ऊपर के लिए थोड़ी जा रहे हो, 1 साल से कम के लिए जा रहे हो, और 1 साल से कम के लिए तो सिर्फ घूमना फिरना हो गया वहां पे। तो इसका मतलब आप अभी भी कहाँ के रेजिडेंट हो? इंडिया के रेजिडेंट हो, राइट। अब ये ध्यान से समझो, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ देयर ओन कंट्री। क्या आपको नहीं लगता ये सेंटेंस मैंने दोबारा लिख दिया है, ये एग्जांपल 2 बार लिख दिया है? अगर इससे कनेक्ट करोगे, ये सिर्फ इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में था। अब यहाँ अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो WHO का ऑफिस है, ठीक है, और वो इंडिया में है, इंडिया के वर्कर्स, इंडिया के लोग उस WHO के ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हमारे रेजिडेंट है। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, वो भी यहाँ इंडिया में काम कर रहा है WHO के ऑफिस में, तो वो हमारा रेजिडेंट नहीं है, वो अपनी ही कंट्री का रेजिडेंट है। तो वही लिखा है, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ देयर ओन कंट्री। क्लियर? लास्ट इज लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर कंट्री। इसका मतलब समझे, फॉरेन एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी मतलब जैसे US की एम्बेसी हमारे यहाँ है, जापान की एम्बेसी हमारे यहाँ है, ठीक है, वहां पर उन एम्बेसीज में इंडियंस काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये इंडियंस है, ठीक, ध्यान से समझो इसको, यही पर ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर एक बार क्लियर हो गया तो समझ में आ जाएगा। लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर कंट्री, मतलब कि जो अब जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि जापान की, सपोज करो जापान की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, बहुत सारे एम्बेसीज हर देश में ही होते हैं, तो एम्बेसी इन सब की है। लेकिन हम उन एम्बेसीज में जो लोकल एम्प्लॉइज है, लोकल लोग हैं, मतलब हमारे इंडियंस हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे? हमारे ही रेजिडेंट माने जाएंगे, हमारे ही रेजिडेंट माने जाएंगे। अब ध्यान से समझो एक पॉइंट, इसी से कनेक्ट करेंगे हम ये वाला पॉइंट, क्या है? नॉट द नॉर्मल रेजिडेंट। अब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि ये लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, लेकिन इस लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करेंगे अगर, लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन देयर कंट्री, दे आर दी नॉर्मल।
अगर हम यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल दें कि मतलब इंडियंस हैं और वो यूएस एम्बेसी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, ये लोग क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाए जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसी से सॉरी एक कॉल आ गया था तो ओके। सो हाँ, हम इससे लास्ट पॉइंट से मेंशन कर रहे थे लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन। अब जरा इसे ध्यान से हम पढ़ेंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री। गिवन कंट्री मतलब जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं, मतलब सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लो कि इंडिया की। एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया, लेकिन उसका फॉरेन स्टाफ जैसे कि यूएस की एम्बेसी हमारे यहाँ है, तो यूएस के ऑफिशियल्स, यूएस के डिप्लोमेट्स, यूएस के एम्बेसडर, जो भी वहां से आया हुआ स्टाफ है, उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे, उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। ये वहीं का है तो भाई ये उनकी टेरिटरी है, तो ये उनके रेजिडेंट हो गए, ठीक है, समझ गए। फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज लोकेटेड इन अ गिवन कंट्री, लाइक सपोज करो इंडिया में यूएस की एम्बेसी है और वो यूएस का ही स्टाफ है जो काम कर रहा है वहां पे। कौन सा स्टाफ, एम्बेसीज ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। ने बताया था ना डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कि अगर किसी हमारा कैंप लगा हुआ है कहीं पे, हमारा आर्मी बेस लगा हुआ है कहीं पे, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसी तरह भाई फॉरेनर्स का अगर कैंप लगा हुआ है, आर्मी बेस बना हुआ है, तो उनकी वही डोमेस्टिक टेरिटरी है। सो फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन गिवन कंट्री, तो ये मतलब कहने का है यहाँ पर कि अगर फॉरेन का स्टाफ एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है तो वो फॉरेन का रेजिडेंट है। हमारा स्टाफ एम्बेसी के अंदर किसी दूसरे की एम्बेसी के अंदर काम कर रहा है तो वो हमारा रेजिडेंट है, ये मान के चलो, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि इंडियंस, एक एग्जाम्पल है इंडियंस, चलो यहां लिखते हैं एग्जाम्पल को, इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो बताओ कि ये जो इंडियंस हैं जो दे आर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी जो कि सिचुएटेड है कहां पे, यूएस में, तो ये लोग के क्या काम होगा, मतलब ये रेजिडेंट कहां के कहलाएंगे। ध्यान से पढ़ना, एम्प्लॉइज, ध्यान से पढ़ो, लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, तो ये लोकल एम्प्लॉइज हो गए इंडियंस। अच्छा, लोकल एम्प्लॉय ये फॉरेन के कंटेक्स्ट में नहीं है, ये क्या है, इंडियंस। लोकल एम्प्लॉइज तो है, ठीक है, लेकिन ये भाई इंडियन एम्बेसी के ही लोग हैं, राइट, इंडियन एम्बेसी के ही लोग हैं। और इंडियन एम्बेसी किसकी टेरिटरी में आएगा, हमारी टेरिटरी है, तो जो इंडियंस वहां काम कर रहे हैं दे आर दी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, राइट। अब अगर इससे बोले हम लोकल एम्प्लॉइज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी, तो यूएसए के लिए तो इंडियन एम्बेसी एक फॉरेन एम्बेसी हो गई। यूएसए के लोग जो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे होंगे वो हमारे रेजिडेंट नहीं है, वो यूएस के ही रेजिडेंट माने जाएंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अभी आगे हम लोग कुछ डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड और नॉर्मल रेजिडेंट से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डू सम एग्जांपल्स, तो ये थोड़ा और क्लियर होगा, राइट। तो इसको अब हम अगले वीडियो में आगे देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स कैसे हम इसके सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, मतलब शॉर्ट वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं एग्जाम्पल की, मतलब आपको पूछा जाएगा कि whether this could be included as, or you will treat it as a national resident or not, domestic territory or not, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आएंगे और आपको विद रीजन वो बताना होगा, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। और सो हमने पढ़ लिया है कि व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको अच्छी तरह समझ लिया है। उसके बाद हमने ये भी समझ लिया है कि हु इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब क्योंकि हम इंडियन है तो इंडिया की बात करेंगे, क्यों इधर उधर जाए, है ना। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आपको समझ में आ गया, इंडियन कंपनी इन लंदन, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी है? इज इट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली नो, क्योंकि देखो इंडियन कंपनी किसकी टेरिटरी में है, लंदन की टेरिटरी में, इट इज नॉट इन इंडिया, बट दिस इज द इंडियन कंपनी। आप सोचोगे ये तो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इंडियन एम्बेसी तो नहीं है ना, इंडिया का एयरक्राफ्ट तो नहीं है ना, इंडिया का शिपिंग वेसल्स तो नहीं है ना, इंडिया का आर्मी कैंप तो नहीं है ना, और इंडिया की बाउंड्री के अंदर भी नहीं है, तो दिस इज नॉट इन इंडियन, नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अब जो चीज इंडियन कंपनी के लिए लंदन में थी वही चीज बाहर की कंपनी के लिए हमारे यहाँ हो जाएगी। दैट मीन्स यस,
इट इज द डोमेस्टिक टेरिटरी, इट इज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। देखो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यूएस की कंपनी है, राइट। अब यूएस ये कोई एम्बेसी तो है नहीं, मतलब एक्सेप्शन तो है नहीं डोमेस्टिक टेरिटरी के, तो एम्बेसी तो है नहीं, ना कोई आर्मी का बेस है, ना ही कोई शिपिंग वेसल है, ना ही ना ही इंडिया सॉरी अमेरिका का कोई एम्बेसी नहीं है तो बोल दिया, ना ही अमेरिका का कोई सपोज करो शिपिंग वेसल है, एयरक्राफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं। ये कंपनी है नॉर्मल सी जो इंडिया में काम कर रही है, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ना जापानीज कंपनी इन इंडिया, सेम माइक्रोसॉफ्ट जैसे एक कंपनी थी अमेरिका की कंपनी, तो वैसे जापानीज कंपनी इन इंडिया। सो यस इट इज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। टाटा मोटर्स ऑफिस इन यूएस, टाटा मोटर इंडिया की कंपनी, कहां सिचुएटेड है? यूएस में। ना तो इंडिया की एम्बेसी है, ना एम्बेसडर है कोई, ना ही इंडिया का आर्मी बेस कैंप लगा हुआ है, ना ही इंडिया का शिपिंग वेसल है, ना ही इंडिया का टेरिटोरियल वाटर में आ रहा है। मतलब जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया की बाउंड्री के अंदर के अलावा जो एक्सेप्शंस बताए थे उन सबसे तो रिलेट कर नहीं रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, देखो बैंक भी क्या है, एक कंपनी ही है, राइट। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक, जैसे कि फॉरेन की कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जापान की कोई कंपनी थी वो फॉरेन कंपनी थी, इसी तरह से ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो भाई ये क्या होगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगी। एंड सेकंड इंडियन एम्बेसी, अब देखो आया एक्सेप्शन, एम्बेसी आ गया भाई, एम्बेसी आ गया, तो इंडियन एम्बेसी इन जापान, एम्बेसी था ना डोमेस्टिक टेरिटरी, जब एक्सप्लेन किया था तो उसमें बताया था कि एम्बेसीज को हम हटा देंगे, हमारी एम्बेसी कहीं और सिचुएटेड है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। यस, तो इंडियन एम्बेसी जापान में है, इसके बावजूद भी जो इंडियन एम्बेसी का एरिया है वो पूरा हमारी टेरिटरी है भाई, कोई इसके अंदर दूसरा आ नहीं सकता। ब्रांच ऑफ एसबीआई इन ऑस्ट्रेलिया, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? नहीं आएगा। एसबीआई एक कंपनी है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो ऑस्ट्रेलिया में उसकी ब्रांच है, तो भाई ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा। आर यू गेटिंग इट? कहीं कोई डाउट हो तो तुरंत आप मुझे मैसेज कर सकते हो और उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया, रशियन एम्बेसी, भाई फिर से एम्बेसी का नाम आ गया, लेकिन इस बार एम्बेसी है कहाँ की है? रशिया की है, एंड इट इज लोकेटेड इन इंडिया। तो क्या है, हमारी टेरिटरी में? नहीं, ये एक्सेप्शन है। एम्बेसी रशिया की एम्बेसी है, रशिया का कब्जा है उस पर, रशिया का कब्जा है, तो ये हमारी टेरिटरी में नहीं आने वाला। टाटा रेंटेड अ बिल्डिंग टू गूगल इन यूएस, टाटा रेंटेड अ बिल्डिंग टू गूगल इन यूएस, टाटा रेंटेड अ बिल्डिंग टू गूगल इन यूएस, आएगा या नहीं आएगा? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हो, तो आएगा या नहीं आएगा? टाटा रेंटेड अ बिल्डिंग इन गूगल टू गूगल इन यूएस, टाटा क्या कर रहा है यूएस में? है तो हमारे यहाँ की, लेकिन यूएस में जाके कुछ बिजनेस कर रहा है, तो भाई ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आने वाला। गूगल ऑफिस इन इंडिया, यस गूगल कंपनी है, हमारे यहाँ काम कर रही है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है सब उसका डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, जहां थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन थोड़ा ही ज्यादा होता है, उसको भी कम कर देते हैं। अगर हम पॉइंट्स को याद रखेंगे जो हमने पीछे डिस्कस किए, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, हमारे ऑफिशियल्स लोकल था ना एक पॉइंट, लोकल एम्प्लॉयज वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी वाला पॉइंट था, तो यूएसए के लिए फॉरेन एम्बेसी क्या हो गया? इंडियन एम्बेसी हो गई। तो इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, वो हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। अब अगर इसी को पलट दें हम और बोले कि अमेरिकन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, अमेरिकन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, तो वो कहाँ के रेजिडेंट है? अमेरिका के हैं, ठीक है। तो इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, यस। अफ्रीकन स्टेइंग इन इंडिया फॉर 2 months, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? नो। भाई 1 साल से ज्यादा के समय के लिए रहता तो वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाता, अदरवाइज नहीं। इंडियन गोइंग टू पिलग्रिमेज टू फॉरेन, मतलब तीर्थ यात्रा के लिए, जैसे हज वगैरह के लिए लोग जाते रहते हैं, तो वो फॉरेन में जाते हैं, रुकते हैं, तीर्थ यात्रा करके आते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे रेजिडेंट ही रहेंगे, वो हमारे रेजिडेंट्स ही रहेंगे। यू आर गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट मैच, यू आर गोइंग अब्रॉड, यहाँ अब्रॉड जोड़ लो, नहीं तो कहोगे कि सर कहाँ जा रहे हैं, आपने ये तो बताया नहीं। तो यू आर गोइंग अब्रॉड टू वॉच अ क्रिकेट मैच, तब भी आप क्या हो? हमारे रेजिडेंट रहोगे।
क्योंकि एक साल से ज्यादा तक वहां ठहरने थोड़ी जा रहे हो कि एक साल से ज्यादा तक आप वहां मैच ही देखते रहोगे, नहीं, राइट। इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। देखो इंडिया का एक एम्प्लॉय है, WHO का ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है, और वो WHO में काम करता है। क्या बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं वो अपने देश के ही रेजिडेंट माने जाएंगे, यानी कि यस, ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन श्रीलंका फॉर लेस देन 1 ईयर। बोलो जल्दी बताओ। ऑब्वियसली लेस देन 1 ईयर श्रीलंका में काम कर रहे हैं, श्रीलंका में ऑफिस है WHO का, लेकिन इंडियन एम्प्लॉइज हैं। और क्या बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस लाइक WHO, इन ये बॉडी तो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ये इंटरनेशनल टेरिटरी, लेकिन इसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने अपने देश के ही नागरिक माने जाएंगे, नागरिक कह रहा हूँ सॉरी, रेजिडेंट माने जाएंगे तब तक जब तक कि वो एक साल से ज्यादा के समय के लिए ना रह रहे हो, राइट। इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO, यस ही इज दी व्हाट, दी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया टू सी मॉन्यूमेंट्स, ऑब्वियसली वो एक साल से ज्यादा तक थोड़ी रहने वाले हैं, तो नो, फॉरेनर्स जो आए थे घूम फिर कर चले गए तो रेजिडेंट आएंगे, वो तो रेजिडेंट नहीं है हमारे काम, इसलिए नो, राइट। इंडियन वर्किंग परमानेंटली, देखो एक वर्ड आया परमानेंटली, परमानेंटली का मतलब समझ रहे हो, एक साल से बहुत ज्यादा टाइम, इन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिचुएटेड इन अमेरिका। तो भाई वो कहाँ का रेजिडेंट हो गया, क्योंकि एक साल से ज्यादा तक रह रहा है, अमेरिका में ही काम कर रहा है, तो वहीं का रेजिडेंट हो गया, अब यहाँ से नाता टूट गया उसका। इंडियंस वर्किंग इन इंडियन, यहां समझ गए ना, क्योंकि एक साल से मोर देन 1 ईयर, ठीक है, खैर। इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, और इंडियन एम्बेसी है कहां, अमेरिका में। तो बताओ जल्दी बताओ, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन यूएस, इंडियंस वर्किंग इन एम्बेसी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, इंडियंस वर्किंग इन यूएस एम्बेसी। एक ही बात है, बस यहाँ ऑफिशियल वर्ड हटा दो, तो व्हाट, इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका, तो ये हमारे ही रेजिडेंट होंगे, ठीक है, ठीक है। इंडियंस वर्किंग इन ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया, वो अमेरिकन बैंक कहाँ है, इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, इंडिया में सिचुएटेड है, और इंडियन उसमें काम कर रहे हैं, तो ये हमारे ही रेजिडेंट हैं। अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। अब देखो यहाँ पे इंडिया के लोग इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहे थे, तो वो कहाँ के लोग थे, इंडिया के। अमेरिका के लोग इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे होंगे, वो कहाँ के लोग होंगे, अमेरिका के, ठीक है, क्लियर हुआ। क्या था, फॉरेन ऑफिशियल्स, जो याद करो, फॉरेन ऑफिशियल्स, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री located in the given country are not the resident of a country। तो ये फॉरेन स्टाफ ही तो है, अमेरिकन, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ इतना।